अभी हम मुंबई के चैत्य भूमि के आवार में अभी खड़े हैं और हमारे साथ जो है अतिथि महनीय अतिथि है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सर। लक्ष्मण यादव सर जी को पूरा भारत का बहुजन समाज आज जानता है कि एक तीखे विचारवंत के रूप में उनकी बहुत अच्छी पहचान भारत में हो चुकी है। कल ही एक कार्यक्रम के संदर्भ में वो मुंबई पहुंचे थे और आज वापस जा रहे। उससे पहले हम सोचा कि थ्री वेज मीडिया के लिए उनका एक छोटा सा इंटरव्यू जरूर लें। लक्ष्मण यादव सर जी, आपका सबसे पहले थ्री वेज मीडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी जो दौर चल रहा है कि विचारधारा का जो दौर है, फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा हो, ये उत्तर भारत में भी जोर पकड़ रही, दक्षिण भारत में भी और पूरे भारतवर्ष में भी। लेकिन अभी दिन ऐसे चल रहे हैं कि एक तरफ सत्ता जो है इन विचारों के खिलाफ है और संघर्ष जो है प्रबोधन और परिवर्तन का वो सत्ता के खिलाफ भी और समाज के खिलाफ भी है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम इससे उभर कैसे सकते हैं? आपके सवाल का दो पहलू है। एक तो आपने ये कहा कि फूले अम्बेडकर शाहू का विचार अब पूरे देश में फैल रहा है और दूसरी तरफ चुनौतियां भी बढ़ रही हैं और जिन वैचारिक ताकतों से फूले अम्बेडकर शाहू का एक वैचारिक संघर्ष था, समाज में बराबरी स्थापित हो, जातिवाद खत्म हो, सांप्रदायिकता खत्म हो, सब मिलजुल कर रहे हैं एक मानवतावादी विचार। और हमारे सामने एक चुनौती है कि जो लोग अपने जहन में घोर जातिवादी हैं और वो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, थोड़े से लोगों के पास सब कुछ रहे, सारे संसाधन रहे, मौका रहे, शिक्षा रहे, रोजगार रहे, पैसा रहे, सम्मान रहे और बहुत सारे लोग गुलाम की तरह से बन जाएं, ये हमारे सामने चुनौती है। इस चुनौती के सामने मैं ये देख पा रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर, जहाँ हम लोग चूँकि खड़े हैं बाबा साहब की स्मृति स्थल चैत्य भूमि में, डॉक्टर अम्बेडकर एक व्यक्ति की बजाय विचार बन गए, क्योंकि उन्होंने खुद को अपने पीछे की वैचारिक परंपरा से, विरासत से जोड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर जहाँ खड़े थे वह महात्मा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज और उनके पहले नारायण गुरु, बसवन्ना चोखा मेला से होते हुए कबीर, रैदास और पीछे जाएंगे तो वो पूरी परंपरा बौद्ध और आजीवक परंपरा तक जाती है। एक विचारधारा का एक निरंतरता का एक सफ़र है। बाबा साहब ने उस कारवां को आगे बढ़ाया। बाबा साहब के बाद बहुत सारे लोगों ने इसे आगे बढ़ाया और अब तो देश में करोड़ों लोग जो फूले शाहू अम्बेडकर को मानते हैं, जो अपने जहन में भारत का संविधान, बराबरी, मनुष्यता, मोहब्बत को मानते हैं, अब वो इन विचारों को पढ़ना, समझना और सीखना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक सकारात्मक पक्ष है। इसी के बहाने हम लड़ेंगे। जो ताकतें आज सत्ता में हैं, थोड़ा हम लोगों में कुछ कमियां हैं, थोड़ा वो लोग हमको लड़ाते हैं और हम लोग आपस में उलझ जाते हैं, हम थोड़ा टुकड़ों में बंट जाते हैं, हम दुश्मन को, वैचारिक दुश्मन को पहचानने की बजाय आपस में ही उलझे हुए हैं। तो धीरे धीरे विचार लोगों तक जाएगा, कलम किताब लोगों तक जाएगी और जितने भी संगठन हैं, जितने भी लोग जागरूक हैं, जो ये काम कर सकते हैं, उनको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि अपने विचार को जनता तक ले जाएं। जनता अपने आप जब खड़ी होगी तो ऐसी ताकतों को भी पीछे कर लेगी और हम एक वैचारिक, और चूँकि बड़ी लड़ाई है, एक लंबी लड़ाई है, आज ही अब हम लड़ना शुरू करें कल रिजल्ट आ जाए ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे ये सफ़र आगे बढ़ेगा क्योंकि हमें भीतर से मनुष्य बनाना है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छी दिशा में है। हम अभी दिख रहा है कि वो लोग ताकत में हैं, उनके पास सारा पैसा है, वो सब बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ये बात समझ भी रहा है। अब केवल इंतज़ार इस बात का है कि वो जो समझ रहा है वो एकजुट होकर के अपनी ताकत पहचान कब जाएगा, इतना ही देर है बस। फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा जो है इससे भी पहले भारत में फैल चुकी है और उसको राजनीतिक सफलता भी मिली। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब भी थे तब भी उनको एक राजनीतिक सफलता उत्तर भारत में भी मिली। बाद में सपा या बसपा के रूप में बहुजन समाज जो है उनको भी राजनीतिक सफलता मिली। लेकिन हुआ ये, इस सफलता के बावजूद, राजनीतिक सफलता के बावजूद कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे पिछड़कर, सामाजिक तौर पे हम आगे ही जा रहे हैं, वो बात नहीं है। लेकिन क्यों इसका राजनीतिक जो मसला है वो उनके पक्ष में चला गया? देखिए, राजनीति का सवाल बहुत अच्छा होता है कि राजनेता ही बताते, लेकिन कई बार हम लोग राजनीति में सीधे शामिल न होकर के भी एक किस्म की राजनीति तो कर ही रहे हैं। तो हम दूर से देखते हैं, समझते हैं, विश्लेषण करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने ज़माने में, डॉक्टर लोहिया और तमाम लोग, ये कोई बहुत पॉपुलर लीडर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के नहीं थे। वो एक विचारक बड़े थे, उन्होंने किताबें लिखी, दर्शन डेवलप किया। लेकिन उस पूरे कदम पर माननीय कांशीराम या और बाकी लोगों ने जो कोशिश की, समाजवादी आंदोलन की जो कोशिश हुई, उससे राजनीतिक सफलता मिली।
मंडल आंदोलन का दौर, और वही 90 के दौर में पहली बार उत्तर भारत में, खासकर दक्षिण में तो पेरियार की ज़मीन है, तो वहाँ तो एक खास किस्म की राजनीतिक ताकत हमेशा रही, DIMK, AIDMK या DMK सब रहे। दक्षिण में चाहे केरल की ज़मीन हो तो वहाँ एक अलग दृश्य था। उत्तर भारत में जब सफलता मिली, बिहार और उत्तर प्रदेश खासकर 2 जगहों पर बहुत बड़े काम हुए, बहुत अच्छे काम हुए। वो पूरे भारत, उत्तर भारत की सामंती जातिवादी पितृसत्तात्मक समाज के सामने एक चुनौती बनकर उभरे थे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, कर्पूरी ठाकुर हों, उसके बाद फिर मुलायम सिंह यादव हों, कांशीराम साहब का पूरा आंदोलन और उसके बाद बहन जी का शासन, एक बहुत बड़ी ताकत थी। बहुत तेज़ी से समाज में बदलाव हो रहा था। तो एक तरफ जब ये बदलाव हो रहा है और मान लीजिए 85 से 90% लोग जागरूक हो जाएं, तो ये तो फिर बाकी लोग सत्ता में ही नहीं आ सकते थे, इसलिए वो काम में लग गए कि इन्हें आपस में लड़ाओ। जो गठबंधन हुआ था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उसको बाकायदे तोड़ा गया। उसको बाकायदे RSS और तमाम उसके नेताओं ने दोनों को आपस में लड़ाया। उधर बिहार में भी ऐसे तोड़ा गया, जातियों को भीतर लड़ाया गया, और अब वो काम और तेज़ी से फैलता जा रहा है। दूसरी तरफ हमें यह भी कहना चाहिए कि हमारे राजनेताओं से भी गलतियाँ हुई, कुछ गलतियाँ इन्होंने भी की। गलतियाँ इस रूप में भी हो सकती हैं कि कुछ काम जो वो कर सकते थे, जो और ताकत से करना चाहिए था। आपको सत्ता मिली, आप समाज में इतना तेज़ी से आंदोलन डेवलप करो, विचार डेवलप करो कि सत्ता न भी रहे तो कम से कम समाज न मर जाए, समाज आपस में लड़वाने में कामयाब ना हो जाए बाकी लोग। वो काम में गड़बड़ हुआ। वैचारिक काम था, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पे और काम होना था। तो जहाँ उन्होंने काम किया हम उसकी तारीफ़ करते हैं। वो ना होते तो शायद उत्तर भारत तो और ज़्यादा सामंती और वो होता। इसलिए सपा, बसपा, RJD, समाजवादी आंदोलन, बहुजन आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। गलतियाँ जहाँ हुई उससे सीखने की ज़रूरत है। कुछ गलतियाँ हुई हैं जिनका खामियाजा आप जो भुगत रहे हैं, और अभी अगर अब उनको फिर से उभरने का है तो उन्हें तो कुछ सीख लेनी होगी, नए रूप में सीखना होगा, जोड़ना होगा, मेहनत करनी होगी। अब मेहनत कई गुना ज़्यादा करनी होगी। जो RSS और BJP है वो लोगों को तोड़ने, लड़ाने और बांटने, नफरत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। पैसा पावर भी उसके पास है, हमारे पास पैसा पावर उस तरह नहीं है, तो हमें जोड़ना है। तो काम भी मुश्किल है और पैसा पावर भी नहीं है, तो आपको कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दिल बड़ा करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो मिशन का काम तो इस तरह नहीं हो पाएगा ना। ये एक वैचारिक चीज़ है जी। आप शिक्षा से जुड़े हुए हो, एक यूनिवर्सिटी से भी नई शिक्षा नीति भी आई है और देश के तमाम विश्वविद्यालयों पर एक दबाव सा महसूस होता है। तो क्या ये नई शिक्षा नीति और अभी विश्वविद्यालयों में जो माहौल चल रहा है, तो इसके प्रति क्या एक संवेदनशील विचारक क्या सोच सकता है? देखिए, जो भी जागरूक है वो ये समझेगा कि किसी भी, और बाबा साहब पर हम लोग जो चैत्य भूमि में खड़े हैं, बाबा साहब अक्सर, और वही नहीं, जितना भी पूरा सामाजिक न्याय का विचार है उसके केंद्र में सम्मान, स्वाभिमान, न्याय, समता के बाद अगर कोई चीज़ है तो वो शिक्षा ही है। चाहे फूले साहब हों, चाहे साहू जी हों, चाहे बाबा साहब हों, चाहे लोहिया जी हों, कांशीराम जी हों, मंडल की लड़ाई हो, सबके केंद्र में शिक्षा थी। क्योंकि ये वंचित शोषित जमात के किसान, कामगार, कमेरा लोग, उनके बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो पूरा समाज बदलेगा। एक शिक्षित और जागरूक व्यक्ति, चेतना संपन्न व्यक्ति, अपना परिवार भी बदलता है और समाज भी बदलता है। इसलिए हमारी पूरी विरासत में शिक्षा पर जोर दिया गया। दूसरा काम ये किया गया कि शिक्षा को इस रूप में बनाया गया कि भाई जिस समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो तो 90% ऐसा है, हैंड टू माउथ है, वो श्रम करके जी रहा है। अगर शिक्षा महंगी होगी तो वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। बाबा साहब से लेकर के सारे विचारक, इवन मंडल कमीशन तक, सब ये कहते थे कि राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए शिक्षा। यानी किसी की जेब में पैसा है, मेरी जेब में पैसा है तो मेरे बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपका बच्चा सरकारी स्कूल में, जहाँ न शिक्षा का, न कोई सुविधा है, न कोई पढ़ाई का स्तर है। ये जो विभाजन था, इसके खिलाफ लगातार लोग बढ़ते रहे। नई शिक्षा नीति ने इस विभाजन को और बढ़ा दिया, और नई शिक्षा नीति ने अब पूरी शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेचने की एक पॉलिसी बना दी। अब ये शिक्षा इतनी महंगी होती जाएगी, और पहले भी महंगी थी। 90 के बाद जैसे ही सामाजिक आंदोलन मजबूत हुआ, शिक्षा को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिए। सरकारी अस्पताल में वही जाएगा जिसको इलाज कराने के लिए पैसा हो, नहीं तो आप खांसी, नजला, जुकाम से मर जाइए, कोई पूछने वाला नहीं। वैसे ही राज्य अब ये छोड़ दिया है, आप इस जाति के हैं तो 90% इस जाति के लोगों को तो शिक्षा ही नहीं। तो अगर राज्य छोड़ देगा कि शिक्षा देना हमारा काम नहीं है, तो वो तो महंगी हो जाएगी, और महंगी हो जाएगी तो सबसे पहले बाहर कौन होगा शिक्षा से? वो जो पहली पीढ़ी का है। इसलिए नई शिक्षा नीति को आसान भाषा में कहूँ, बहुत बड़ी बात है। मैं अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर मैंने खूब इस पर बोला है।
एक एक क्लॉज को पढ़ना चाहिए लोगों को, और जागरूक लोगों की जिम्मेदारी है। नई शिक्षा नीति के नाम पर आप कह रहे हैं आंदोलन, या बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं। हमारे बहुजन समाज के भी लोग बहुत सारे नहीं समझ रहे, वो चुपचाप इंतजार कर रहे हैं कि चलो कुछ होगा तो होगा, कौन सा, जबकि इस पे तो पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो जाना चाहिए कि भाई शिक्षा को बेचो मत, शिक्षा को व्यवसाय मत बनाओ। फीस महंगी हो रही है, फेलोशिप बंद हो रही है, मास्टर अब ठेके पर रखे जाएंगे, मास्टर जो पढ़ा रहे हैं उनको निकालो, थोड़े से सरकारी स्कूल बनाओ जो बहुत अच्छे हों, बाकी से प्राइवेट कर दो। ये इसकी कौन सी शिक्षा नीति है? इसको लेकर के पूरे देश में जैसा एक चेतना, आंदोलन, जागरूकता होनी चाहिए, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी है, पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है, वो गांव-गांव जाएं, लोगों को समझाएं। जब अगर ये बर्बाद हो जाएगा तो एक वो पीढ़ी जो तैयार हो रही थी, जो समझदार हो रही थी, वो भी नहीं तैयार होगी, तो फिर तो मानसिक रूप से गुलाम लोग पैदा होंगे, तो ये बहुत खतरनाक है देश के लिए। अभी जो माहौल चल रहा है सारे देश में, कहा जा रहा है कि अभी 2 साल चुनाव को भी बाकी है। भले आप राजनीतिज्ञ नहीं हो, लेकिन एक विचारक के तौर पे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2024 में अगर फिर से अभी वर्तमान जो सत्ता है अगर वही दोहराई गई तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। आपको क्या लगता है? मैं सहमत हूँ, और ऐसा नहीं है कि हम लोग राजनीति नहीं करते, हम भी राजनीति कर रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस देश में राजनीति को बदनाम किया गया। मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मैं सिलेबस में क्या पढ़ाऊँगा, मेरे बच्चों की फ़ीस कितनी होगी, मेरे इंस्टीट्यूट में ऑटोनॉमी कैसी होगी, ये सब कौन तय कर रहा है? राजनीति कर रही है। तो हम सब राजनीति के शिकार हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर यह कहते थे कि अगर आप राजनीति करेंगे नहीं तो राजनीति के शिकार होंगे। तो हम सबको राजनीति करनी चाहिए, और राजनीति अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, ये सब कुछ राजनीति है। अब दूसरी बात, राजनीति में हमारी जिम्मेदारी क्या होती है कि मेरा क्लासरूम अच्छा हो, मेरा विश्वविद्यालय अच्छा हो। ये तब संभव है जब मेरे बाहर का समाज अच्छा होगा। अगर मोहल्ले में आग लगी होगी तो मेरे विश्वविद्यालय और मेरे क्लासरूम तक उसकी आंच आएगी। इसलिए भी मुझे राजनीति करनी ज़रूरी है, क्योंकि मेरा समाज बचा रहे। बाहर अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है तो हमें अंदर तो उसे बचाने के लिए काम करना होगा। अब 24 में हो क्या रहा है? अब ये जो सरकार इस समय केंद्र में है, उसने जितने वादे किए थे कोई काम उसका पूरा नहीं किया। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बाद अच्छे दिन, ब्लैक मनी, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, सारे वादे ख़त्म। ये पूरे नहीं किए जा सकते थे। वैचारिक काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, आरएसएस का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, लाखों शाखाएं खुल गई। आपके स्कूल बर्बाद हुए हैं, आरएसएस का काम मजबूत हुआ है। और उसके बाद पूरे देश को प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। मैं देश नहीं बिकने दूंगा कहने वाला प्रधानमंत्री पूरे देश को बेच चुका है, और उसका दोस्त इस समय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी है, और 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए इस देश के। तो इस देश की पूरी बनावट पर खतरा है। अब कहिए संविधान कैसे खतरे में है? संविधान में ये हक दिया गया है कि न्यायपालिका निष्पक्ष होगी। आज आप फैसला सुनाइए, कल आप राज्यसभा की शपथ लीजिए, कितना निष्पक्ष हैं आप? कॉलेजियम सिस्टम से जज बन रहे हैं, उसके बाद वो जो फैसले हो रहे हैं स्वतः संज्ञान लेकर के न्यायपालिका खड़ी हो जाती थी कि अगर चुनाव आयोग गड़बड़ काम कर रहा है तो न्यायपालिका खड़ी हो जाती थी। अगर ईवीएम पर कोई खतरा है तो उसके लिए वो खड़े हो जाते थे। मीडिया खड़ी हो जाती थी कि जनता के पक्ष में हम सवाल पूछेंगे, सरकार कोई काम गड़बड़ कर रही है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। कोई दंगा कराने का माहौल, हिंदू मुसलमान का माहौल, मंदिर मस्जिद का माहौल बनेगा तो न्यायपालिका, मीडिया, विश्वविद्यालय ये सब खड़े हो जाएंगे अपने समाज और देश को बचाने के लिए। ये सब कुछ अब उनके हाथ में हो गया, कोई खड़ा नहीं हो रहा। सब या तो बिक गए हैं या झुक गए हैं। इसलिए संविधान खतरे में है। सारे देश को प्राइवेट हाथों में बेच दोगे, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं, आरक्षण खत्म, और बाबा साहब की बड़ी सी मूर्ति बनेगी और मूर्ति पर माला पहनाया जाएगा। और 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को भारत का प्रधानमंत्री और आरएसएस के लोग भी कहेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में ना होते तो ये देश महान नहीं बन पाता। और जैसे ही उस मूर्ति पर माला पहना के उतरेंगे, वह सारा काम करेंगे जैसे डॉक्टर अम्बेडकर का विचार खत्म हो जाए। मूर्ति बड़ी बड़ी, विचार खत्म कर दो, ये काम हो रहा है इस समय देश में। इसलिए हम कहते हैं संविधान खत्म हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं संविधान खतरे में है। केवल दंगा, केवल हिंदू मुस्लिम, केवल सांप्रदायिकता, केवल नफरत की आग, ताकि वो जो सवाल है, शिक्षा बर्बाद, तो लोग सवाल न पूछ पाए। आपने रोजगार नहीं दिया, आपने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, आप पूरे देश को बेच रहे हो। कोई भी इंस्टीट्यूट, चुनाव आयोग, मीडिया, न्यायपालिका, कोई भी अपना काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है उनके गुलाम बन गए, डर गए लोग। और जो बोल रहा है उसको जेल में बंद कर दो। मैं यहाँ खड़ा हूँ और बाबा साहब की विरासत में प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े हैं। हम लोग प्रोफेसर लोग हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने लिखने वाले, हम जानते हैं कि प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े जाति, डॉक्टर अंबेडकर के विरासत और इन पर काम करने वाले इस देश ने दुनिया के एक बड़े विचारक हैं, और आज वो जेल में हैं। जो डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहता है ना, वो जेल में है।
या खरीद लिया गया। यहाँ एक ज़माने में दलित पैंथर होता था, अब उसमें के बहुत सारे पैंथर निकल करके बीजेपी में मंत्री बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि सिद्धांतों समझौता कर लो। इसलिए ये नुकसान, नेता गुलाम बन गया तो नेता का फ़ायदा हो गया, कोई डर गया तो उसका हो सकता है फ़ायदा नुकसान हो जाए। समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए मैं 2024 इसलिए मैं कहता हूं कि किसी पार्टी और वो सब को छोड़िए, देश तो बचाइए, संविधान तो बचाइए, मंडल कमीशन तो बचाइए। प्रधानमंत्री कहता है वो ओबीसी प्रधानमंत्री, आज तक एक बार भी मंडल कमीशन का नाम नहीं लिया। आरक्षण खत्म कर रहा है, अब तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे रहा है। कौन सा काम इस देश में? प्राइवेटाइजेशन, शिक्षा बेचना, रोजगार खत्म करना, महंगाई कई गुना बढ़ जाना और उसके बाद फिर आरक्षण को ख़त्म करना, सारी चीज़ों को अपनी गिरफ्त में ले लेना। इसका शिकार सबसे ज़्यादा कौन होगा पता है? इस देश का वंचित शोषित जमात, जो फर्स्ट जनरेशन अभी आया है। तो उसको तो सड़क पर उतर कर सोचना होगा ना कि अगर ये लोग वापस आ गए तो ये तो सब खत्म कर देंगे। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं जी। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि कुछ देर पहले आपने मंडल कमीशन का जिक्र भी किया। मंडल कमीशन जैसे ही लागू हुआ तो उसके बाद 30 साल तक इस देश का माहौल राजनीतिक तौर पे अस्थिर रहा। आज राजनीतिक स्थिरता भी एक तरह से दिख रही है, लेकिन हो ये रहा है कि जैसे मंडल आयोग आ गया तो जो आपने कहा कि आरएसएस ने धार्मिक तौर पे अपना काम जातियों को लड़ाया, लेकिन अगर आरएसएस और बहुजन समाज जो इनमें जो टकराव है, अगर वो टकराव धर्म के आधार पे नष्ट हो जाता है तो फिर वो एक हो जाते हैं। तो ये जो माहौल बनता है कि आरएसएस का काम बहुजन समाज एक धर्म के आधार पे आगे ले जाता है, तो इस माहौल को हम कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए, धर्म एक ऐसा विषय है ना जिसको लेकर के बहुत, हमारे यहाँ तो तथागत बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे, एक दार्शनिक विचारक और मानवतावादी विचारक। धर्म की साजिश समझिए, तथागत बुद्ध को ही विष्णु का अवतार बना दिया और अब तो बुद्ध के मानने वाले भी बुद्ध की पूजा करके उनको भगवान मान चुके हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की भी पूजा होने लगी है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे व्यक्ति पूजा सबसे खतरनाक है। तुम मुझे मत मानो, मेरे विचार को मानो। ये इस देश का मानस है, ये हाथ जोड़ करके पैदा होता है। कोई देवी देवता चाहिए जिसके सामने झुके, आप उनको देवता से दूर करोगे जानबूझ करके तो वो कोई दूसरा देवता बना लेगा, जिससे दूर कर रहे हैं उसको अपना देवता बना लेगा। इस बात को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि भारतीय समाज की बनावट अगर ऐसी है, धर्म उनके रग रग में बसा हुआ है। अब धर्म कहाँ याद आता है? हमारे साथ कोई बुरा ना हो और जो हम चाहते हैं वो मिल जाए, दो ही जगह धर्म जिंदा है, अभीष्ट की इच्छा, अनिष्ट से रक्षा। ये दोनों काम करने में कुछ काम ऐसा था जो सरकारें कर सकती थी, राज्य कर सकता था। कोई घर में बीमार है तो दवा अगर पहुंच जाए तो वो शायद कम धार्मिक होगा। मान लीजिए उसके घर में कोई भूखे बैठा हुआ है, चूल्हा नहीं जल रहा है, कोई बीमार है, कोई बेरोजगार है, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है या कोई बहुत बड़ी खुशी का मौका है, उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं है, वो जल्दी से मंदिर में चला जाता है और झुक जाता है। इससे क्या हो गया? मंदिर जिंदा हो गए। अगर शिक्षित होता, जागरूक होता तो वो मंदिर में नहीं जाता, वो हो नहीं रहा है काम। राज्य मजबूत होता तो मंदिर में जाने की ज़रूरत कम पड़ती, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही। और बिजनेस व्यापार बना दिया गया धर्म को। बीच में एक व्यक्ति बैठा है जो उससे मुनाफा कमा रहा है, मंदिर का नाम पे पुजारी बना। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि एनिलेशन ऑफ कास्ट के लिए ज़रूरी है पुजारी का इम्तिहान होना चाहिए, हर जाति के लोग पुजारी बने। ओबीसी समाज के लोगों के लिए ये सबसे बड़ा संकट ये है कि दलित समाज का शोषण धर्म के नाम पर हुआ, तो धर्म के नाम पर बिल्कुल क्लियर कट उनका डिवीजन है कि हम धर्म नहीं मानते। ओबीसी का वैसा शोषण नहीं हुआ धर्म के नाम पर। इसलिए मैं ओबीसी को एक मैसेज देता हूं कि आप पुजारीवाद, पंडावाद, पाखंडवाद से बचना होगा। मंदिर आपके घर में है, ओबीसी समाज के घर में मंदिर है, घर में पूजा है। वो किसान कामगार जातियाँ अपने श्रम की पूजा करती थी। मैं कह रहा हूँ कि आप वापस वहाँ लौट जाओ, इन पाखंड और इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ। किसी भी हिंदू धर्म या लोक धर्म में, लोक संस्कृति में कहीं दंगा नहीं था। हम धीरे धीरे उनको समझा करके इधर ला सकते हैं। और उसके बाद दूसरी जो जोड़ने की जगह है, मंडल ने भी जोड़ा। मंडल ने कहा जबकि प्रमोशन में रिजर्वेशन होना चाहिए तो SC ST OBC तीनों में आ गई वो बात। मंडल जब कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए तो वो सब में आ गई। मंडल ने सबको जोड़ा, इसीलिए कह रहे थे मंडल के खिलाफ कमंडल का आंदोलन आया और वो सफल हो गया, क्योंकि धर्म का काम आसान होता है नफरत करना। हमें अगर इस सब को रोकना होगा तो धर्म के पाखंड वाले हिस्से को ख़त्म करना होगा
शिक्षित जागरूक करना होगा, लोगों को जोड़ने के लिए एक सूत्र बनाना होगा कि भाई ओबीसी, एससी, एसटी तीनों समाज के लोगों, आप इस देश में एक सवाल पूछो, आपके जितने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, जज, ब्यूरोक्रेट, व्यापारी, ज़मीन का मालिकाना हक, संपत्ति आपके पास होनी चाहिए, वो देश में है क्या? नहीं है तो क्यों नहीं है? तीनों का शोषण क्या जाति के आधार पर हुआ क्या? जब ये सवाल आप सामने ले जाएंगे, तीनों एक हो जाएंगे। हम इस देश को तभी बचा सकते हैं जब तीनों को जोड़ें, और वहाँ इन जोड़ने वाले सवाल में हकमारी वाला सवाल आएगा कि तुम्हारे साथ भी अन्याय है, हमारे साथ भी अन्याय है, चलो मिल करके लड़ते हैं, तब ये देश बचेगा। बहुत धन्यवाद। आखिर में आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना? मेरा संदेश विद्यार्थियों के लिए पहला तो केवल ये है, खूब पढ़ें, डिग्री वाली पढ़ाई भी पढ़ें, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। चेतना वाली पढ़ाई भी पढ़ें, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ें, कोशिश करें अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने का। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, विदेश पढ़ने जाइए, रिसर्च करिए, IAS PCS बनिए, बड़े ओहदे पर जाइए। इसके लिए आपको जो करना है करिए, आपको कर्ज लेकर पढ़ना है पढ़िए, आपको लड़ करके घर में पढ़ना है पढ़िए, जितना मेहनत करके अपना करियर बना सकते हैं। और जिस दिन इस देश में ढेर सारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ब्यूरोक्रेट, जज, प्रोफेसर, वैचारिक रूप से सजग लोग अगर पैदा हो गए तो ये तो फुले साहब अम्बेडकर का ही काम करेंगे ना, सारे नहीं आधे भी करेंगे तब ये देश बच जाएगा। तो पहला संदेश तो विद्यार्थियों को केवल ये है कि सबसे पहली प्राथमिकता अपने करियर को दें, पढ़ाई के लिए जितना लड़ाई लड़नी पड़े लड़ें, डिग्री वाली भी पढ़ाई करें, अच्छी डिग्री लें, अंग्रेजी वाली डिग्री लें, विदेश तक पढ़ने जाएं, DU JNU में पढ़ने आइए, आप खूब मेहनत करिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करिए और चेतना की भी पढ़ाई करिए, समाज को भी अच्छा दे रहिए। 10 IAS में अगर 5 भी IAS वैचारिक रूप से सजग हैं तो आधा तो काम कर देंगे और सब मजबूत होंगे। इसलिए शिक्षा और चेतना, समाज को समझने की, जागरूक होने की, यही पैगाम है। डॉक्टर अम्बेडकर की किताबों को पढ़ें, महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ें, मंडल और भारत के संविधान को पढ़ें, यही पैगाम है। पढ़ेगा इंडिया तभी समझेगा इंडिया, तभी लड़ेगा इंडिया। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सर ने पूरी तरह से अपने जो विचार रखे हैं, तो ये बहुजन समाज की गलतियाँ भी है, सजगता भी है और आने वाले दिनों का विश्वास भी है, और इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।